नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक तरफ जहां किसान अन्न उगा करके सारे देश का पेट भरता है, वहीं देश से किसान आत्महत्या कर रहा है। जहां हमारे देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश से किसान आत्महत्या कर रहा है। जहां हमारी सरकार ये वादा करती है कि हम किसानों की डबल आय करेंगे 2022 तक, वहीं डबल आय छोड़ो, किसानों की आत्महत्याओं का जो रेशियो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक पीठ पाती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। आप एपीएमसी हम लाए, हमने किसानों को एमएसपी दिया, हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की। इन सब के बावजूद भी किसानों की जो आत्महत्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार हमने ग्रीन रेवोल्यूशंस लॉन्च किया, हमने वाइट रेवोल्यूशंस लॉन्च किया, हमने किसानों के लिए एग्रीकल्चर टूल्स प्रोवाइड कराए और एग्रीकल्चर टूल्स प्रोवाइड कराए, प्लस हमने सिंचाई के लिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इन सब के बावजूद किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार क्यों? जब हमने किसानों के लिए इतनी व्यवस्थाएं की, उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे हमने पॉलिसीज लॉन्च की, बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए, फिर भी किसानों की जो आत्महत्या है वो क्यों नहीं रुक पा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न है? प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये दावा करते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। हमने किसानों को वेलफेयर के लिए बहुत सारे फंड प्रोवाइड कराए हैं, बहुत सारे बजट में प्रावधान किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब किसान आंदोलन करता है तब उनके साथ आतंकवाद जैसा सलूक किया जाता है। उनके किसानों के साथ में एक दोयम दर्जे का कार्य किया जाता है, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का काम किया जाता है। और उस मूवमेंट में 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। दरअसल और वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एक जीप चढ़ा दी जाती है जिसमें 8 किसानों की मौत हो जाती है। इन सब के बावजूद भी किसान है, जो हमारा फार्मर्स है, वो फिर भी अन्न पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि देश का पेट भरना है, देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है। भारतीय कृषि है वो अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी इज बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर। मौजूद इसके जब हमारी सरकार, जब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कृषि के, वो ये बात समझने को तैयार है कि रियली की जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, फिर भी किसानों के साथ में दुर्लभ दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आगे का क्या रीज़न है? तो चलिए आज उन चीज़ों पे काम करते हैं कि आखिरकार जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, जिन्हें हम मतलब कि एक घर का कूड़ा समझते हैं। सिटी के लोग किसानों क्या समझते हैं? कूड़ा समझते हैं। जैसे हम घर का कूड़ा घर को साफ करें तो कूड़ा फेंकते हैं कूड़े पर। इस प्रकार से हमारे देश के किसान भी हैं। जब कोई किसान की सरकारी ऑफिस जाते हैं तो उनको मतलब कि वो जो ऑफिसर वो उनको छूना तक पसंद नहीं करते, जबकि अन्न उन्हीं का पैदा किया हुआ अन्न उन्हीं का खाते हैं। मैंने 2 दिन ऐसे केसेस देखे हैं कि जब एक किसान किसी सरकारी ऑफिस में गया या डीएम ऑफिस में गया या किसी एसपी ऑफिस में गया या तहसील में गया या कोर्ट में गया, मैंने देखा है कि जो वहाँ के जो अधिकारीगण होते हैं वो किसान को छूते तक नहीं, क्योंकि वो मैले कपड़े पहने होते हैं, वो गंदे कपड़े पहने होते हैं। जबकि वही किसान जो गेहूँ पैदा करता है, जो अन्न पर वही खाते उसी का है। खैर चलिए बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे किसानों की जो समस्या वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ डेटा जान के देना चाहूँगा कि कैसे देश के जो किसान हमारे, उनके साथ कैसे सरकार प्लस जो
बिजनेसमैन है वो कैसे देश के किसानों के साथ चला, मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको मालूम चले कि किसानों की स्थिति क्या है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2023 तक 731 मौतें हुई फार्मर्स की, जिनमें 92% मेल एंड 8% फीमेल। ये यूपी का डेटा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र 2020 से लेकर के 2023 तक 1300 फार्मर्स ने सुसाइड किया। अब बात करता हूँ पंजाब, इसमें बहुत ही प्रॉस्परस क्षेत्र है। पंजाब 2020 से लेकर के 2023 तक 10,677 मौतें डेथ हुई। मतलब ये रेशियो रहा है हमारे देश के किसानों का। और एक तरफ सरकार क्या कहती है कि हमने देश का बड़ा विकास किया, हमने देश का GDP बढ़ा दिया, हमने देश का टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये हालत है देश के किसानों की। अगर इनके बीच रीज़न क्या है, क्या कारण है कि किसानों की इतने बड़े स्तर पर सुसाइड कर रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर उनकी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए उसी बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि पहला रीज़न आखिरकार क्यों सुसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में जो बहुत बड़ा सीरियस इशू है पूरे देश के सामने, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि कैटल्स यानी मवेशी जैसे क्या हो रहा है कि हमारे देश में मतलब कि यूपी या नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत सीरियस केस देखा गया है कि मान लिया कि कोई गांव है और उस गांव के लगभग 100 घर उस गांव में, और 100 लोगों ने गाय पाल रखी या बैल पाल रखा या बकरी पाल रखी या जो भी जानवर पाल रखे। तो उनमें क्या होता है कि जब तक गाय दूध देगी तब तक उस गाय को अपने घर पर बांध रखेंगे, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उस गाय को छोड़ देते हैं। और ये लगभग 50 से 60 फैमिली ये काम कर रही है लगभग हर विलेज में। तो होता ये है कि जब वो गाय जब छूट जाती है और छूट करके जब खेतों में फसल खड़ी होती है तो वहाँ जाती है और फसलों को नुकसान पहुँचाती है। और जब जिसका फसल बर्बाद होती है वो जब जाकर के उनसे कहता है जाकर के कि आप अपनी गाय को बांध दीजिए, क्योंकि इससे हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हमारा खेत की फसल जो खड़ी वो बर्बाद हो रही है। तो होता ये है कि जो गाय छोड़ता है वो मारपीट उतर आते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो उनको नाना प्रकार के अपशब्दों का यूज़ करते हैं। प्लस हमारे जो प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इस पर फोकस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पिताजी खुद एक किसान हैं, उन्होंने ये अपना पर्सनल दुख व्यक्त किया है। कि सीएम ऑफिस में भी उन्होंने कॉल किया तो बस वहाँ सांत्वना मिल जाती है, हाँ ठीक है कि बहुत जल्द जो बड़े स्तर पर इसके लिए एक टास्क को गठित कर दिया गया है। बहुत जल्द बड़े स्तर पर मवेशियों को गांव से निकाल करके कई अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने गौशाला खोलने का काम किया है, लेकिन फिर भी अभी मवेशी इतने ज़्यादा हैं गाँव में कि फसल को पूरी तरह से चौपट करना है। जो किसान है वो बेचारा ठंडियों में पूरी रात खेत में पड़ा रहता है ताकि हमारी फसल बर्बाद ना हो। किसी कारण जो भी मवेशी छोड़ेंगे, जो भी जानवर
गाय, भैंस, गाय एंड बैल एंड बछड़े। तो उनसे बचाव के लिए किसान ठंडियों में, गर्मियों में, बरसात में खेत डटे रहते हैं ताकि उनकी फसल चौपट ना हो। और ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार की अगर व्यवस्था कायम रहती है किसानों के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में, तो एक तो क्या होगा कि उनकी जो इकोनॉमी है, यानी जो किसान की जो फार्मर्स की जो अर्थव्यवस्था है, एक तो वो डाउन होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके पास भी बेसिक नीड्स हैं, किसानों के पास बेसिक नीड्स हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? बच्चों की फीस जमा करनी, उनके लिए इलाज के लिए मेडिसिन लानी, उनको कपड़े बनवाने, उनको खाना बच्चों को देना है, वो भी न्यूट्रिशन खाना देना है। ये सारी समस्याएं हैं किसानों के साथ में। लेकिन हमारे जो प्रदेश की सरकार है, हालांकि उसने गौशाला का खोलने का काम किया, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मवेशी है कि वो किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं। प्लस जो गाँव के जो प्रधान होते हैं, वो भी फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बात कर ली, बहुत जल्द पूरी मवेशियों को गाँव से एक ट्रक के माध्यम से उठाकर कहीं अदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करते इस व्यवस्था को, तो देश की जो GDP है प्लस जो एग्रीकल्चर GDP है, वो कहने की धीरे डाउन होती जा रही है। और हमारे देश की जो एग्रीकल्चर जो GDP है, यानी कि जो हमारे देश की जो एग्री GDP है, वो लगभग 18 से 19% है। और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब खेत फसल पैदा नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगा देश में, तो कैसे हमारे देश की GDP बढ़ेगी? प्लस अगर ये स्थिति बनती रहती है, तो आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस भारत में आ सकता है। आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस आ सकता है। इसलिए सरकार को प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस समाज को इस विषय में गंभीरता सोचने की जरूरत है। और प्लस सोचने के साथ साथ इस पर एक कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर इस पर व्यवस्था बनी रही, तो हमारे टाइम में एक हम देख सकते हैं फूड क्राइसिस की संभावना बनती जा रही है। जो दूसरा इशू है, वो दूसरा इशू आपको बताता हूँ कि लोन, एक लोन इशू। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक के माध्यम से दिया गया है, ताकि जो किसान है वो समय पर बैंकों से लोन ले करके अपनी खेत की बुआई कर सकता है। लेकिन होता ये है कि जो किसान की जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। बैंक बड़े स्तर पर, परंतु वो जो छोटे किसान हैं उनको लोन देती ही नहीं बैंक, सबसे बड़ा इशू है। दूसरी बात है, जिनको लोन देती है उनको बड़े स्तर पर लोन, मतलब कि बड़े परसेंटेज में लोन प्रोवाइड कर रही है। हमारे देश में अगर आप एरोप्लेन खरीदते हैं, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, तो उस पर सिर्फ 5% GST है। लेकिन वही आप अगर आपको किसानों के लोन प्रोवाइड कराना है या आपको एजुकेशन लेना है, तो उस पर 18% GST। खैर टॉपिक बात है, तो लोन भी एक बड़ा इशू है। अब देखिए, अभी किसान में प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे देखिए कि इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। इसके लिए किसान थोड़ा जिम्मेदार है। तो मैं आपसे मेरे जो फार्मर्स हैं, मेरे जो किसान भाई हैं, किसान चाचा लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप गतिविधि करते हैं, तो कृपया इसको बहुत जल्द बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप सबूत मालिक, अगर आपकी क्षमता 6 रोटी खाने की है, अगर आप 12 रोटी खाएंगे तो क्या होगा? आपको लूज मोशन हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको डॉक्टर पर जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो इससे बचिए। सपोज मान लिया कि ये आपका खेत है, इसमें ज़रूरत है 20 किलो DAP की, 10 किलो यूरिया की, मतलब इतना आपको फर्टिलाइजर डालना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि 50 किलो DAP डाल रहे हैं, 30 किलो यूरिया डाल रहे हैं, जबकि क्षमता इतनी है, आप डाल इतना रहे। और हुआ क्या, जब आप इसमें फसल बोई, आपने गेहूँ डाला, आपने फर्टिलाइजर डाला, आपने केमिकल पेस्टिसाइड डालने के बाद जब फसल आप तैयार हो गई, उसके जब आपने इस फसल को काटा में देखा प्रोडक्शन तो जहाँ होना चाहिए 15 कुंटल गेहूँ होना चाहिए, तो वहाँ गेहूँ 8 कुंटल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आपने ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला है, इससे क्या होगा ना,
ये जो खेत ही बना जाता है, यानी आपकी फसल भी बना जाती है, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस पर जरूर फोकस कीजिए। जितनी खेत की क्षमता उतना ही फर्टिलाइजर्स का यूज़ कीजिए। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ना कि आपकी धरती की इकॉनमी बर्बाद होगी, प्लस कहीं कहीं आप जो है जो बैंक की जो लोन की चाल है उसमें आप फंसते जा रहे हैं, और यही हो रहा है। मैं देखता हूँ किसान एक साल में लोन नहीं अदा कर पाता, दूसरे साल लोन नहीं अदा कर पाता, तीसरे साल में लोन नहीं अदा कर पाता। क्यों? क्योंकि आप जो लोन जो पॉलिसी है उसमें आप फंसते जा रहे हैं, डेब्ट ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप जितना आपके खेत में जितना मतलब कि एक बैलेंस आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ कीजिए। तो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड इशू है वो है आपका खरीफ फसल ना खरीफ क्रॉप, जो कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक होता है। असल में खरीफ फसल जो खरीफ फसल बुआई का समय होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। मैंने कई किसानों को देखा है कि जुलाई से जो सितंबर में खरीफ की फसल होती है वो किसान नहीं बो रहे। ये भी कहने का बड़ा मुद्दा है कि उनकी जो इकॉनमी डाउन हो रही है, उनकी जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था की डाउन हो रही है, उसका कारण के लिए ये भी रीज़न है। आपने अक्टूबर से करके आपने मार्च तक जो आपकी रबी फसल वो आपने बो लिया, आपने गेहूँ बो लिया, आपने आलू बो लिया, आपने सरसों बो लिया, आपने मटर बो लिया, आपने बांगा बो लिया, जो भी आप बोना चाहे बो लिया, आपने बो के आपने काट दिया। काटने के बाद क्या होता है कि अगर जब वो जितनी लागत होती है वो आपको देना ही पड़ेगा, जो अपने बैंक से लोन ले वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि अगर आप कहेंगे कि ये फसल बोते हैं, अगर आप खरीफ फसल बोते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, इसमें ये कॉस्टलेस क्रॉप होती है। जैसे कि बरसात होती है, जुलाई सितंबर तक खूब हिमाचल बारिश होती है, इंडिया में होती है, ठीक है। इससे एक तो पानी बचेगा, प्लस आपकी इसमें जुताई भी कम होती है, प्लस इसमें आपका फर्टिलाइजर्स का भी कम यूज़ होता है। तो आप इस फसल को बोने की पूरी कोशिश है। प्लस इससे ये होता है कि आपकी खेत की जो फर्टिलिटी है, यानी जो खेत की उत्पादन क्षमता वो बढ़ती है। आप कभी से उड़दी बो लिया, आपने क्या कहते हैं, आपने बाजरा बो लिया, आपने मक्का बो ली, आपने धान लगा लिया बो लिया, ये क्या है, ये आपकी खरीफ फसल है। तो इनमें क्या होता है, इनके माध्यम से जब होते हैं तो इनमें एक तो सबसे बड़ी इनमें आपकी लागत कम होती है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर आपको रबी की फसल में अगर आप रबी की फसल काट के अपना लोन जमा कर सकते हैं बैंक में, जो भी लागत लगी उसको दे सकते हैं, उसके बाद जो बचा आपका जो पैसा वो बैंक अपने अकाउंट का दिया है। लेकिन जो ये आपकी फसल ये आपकी पूरी सेव हो जाती है, तो इसको बेच करके आप अपना बैंक डिपोजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गाय पाल सकते हैं, आप भैंस पाल सकते हैं, अलग किसान पालते भी हैं। लेकिन ये जो गाय भैंस का सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं इस फसल को बर्बाद करता है। जो गाय छोड़ देते हैं, जो बैल छोड़ते हैं, वो कहीं खरीफ फसल को बर्बाद करते हैं। और खासकर ये कब छुड़ाता है, जून के महीने में ये जो मवेशी उनको छुड़ाता है, जानवरों को छुड़ाता है। तो तीसरा रीज़न आपका ये हो गया। तीसरा रीज़न ये भी है, तीसरा ये हो गया जुलाई सितंबर का जो खरीफ फसल है उसको किसान नहीं बो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कृपया आप जो खरीफ फसल है उसको बोइए। ये आपका प्लस पॉइंट है। इससे आपकी घर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपके बच्चों की जो न्यूट्रिशन पावर है वो बढ़ेगी, क्योंकि बाजरा मक्का इनमें न्यूट्रिशन पावर ज़्यादा होती है। तो इसके माध्यम से आपके बच्चे वो काफ़ी हेल्दी खाना खाएंगे और वो फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस फसल को भी आप बोलने की कोशिश कीजिए। जो चौथा रीज़न है, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी कहीं ना कहीं देश के किसानों की जो दैनिक स्थिति उसका कारण है। कैसे?
चलिए इस पर हम डीपली चर्चा करते हैं। दरअसल क्या है कि जब से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए यानी कि आर्थिक सुधार हुए तो 1991 यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? दरअसल क्या था कि भारत का जो मतलब कि फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया था। जो हम विदेश से सामान मंगाते हैं उसके लिए चाहिए डॉलर, और हमारे पास डॉलर नहीं था। आखिर डॉलर कम क्यों? दरअसल में हमने 1965 में चीन से जुड़ा, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, उसके बाद में हमने 1978 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस के लिए हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान साथ। उसके बाद में हमने ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया था श्रीलंका में, जो LTT जो आतंकवादी मतलब एक्टिव था उसको हराना था श्रीलंका से। तो इसको लेकर के हमारे पास जो डॉलर था वो कम हो गया था। उसके बाद हम IMF के पास गए तो IMF ने कहा ठीक हम आपको डॉलर दे देंगे लेकिन आपको कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और हमने घुटने टेक करके यानी हमने भीख मांगी थी, सच में हमने भीख मांगी थी, घुटने टेक करके $2 बिलियन IMF ने हमको डॉलर प्रोवाइड कराया था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये तीन चीज़ें, LPG यानी अपने मतलब कि अपनी जो इकोनॉमी जो क्लोज इकोनॉमी भारत की उसको ओपन कीजिए। यानी कि जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है, जैसे आपका घर है, आप अपने घर में क्या करते हैं कि सब कुछ खेत में बो लेते हैं और बो करके अपने खेत जो बोया उसी का आप यूज़ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि सपोज मान लिया कि उससे आप खा पी रहे हैं, लेकिन एक मतलब जो वास्तविक खाना होता है वो आप नहीं खा पा रहे थे। तो उसके आपने पड़ोसी लोगों से मांगना स्टार्ट किया कि मुझे 2 किलो चावल दे दो, मुझे 2 किलो आटा दे दो, मुझे 2 किलो आलू दे दो, मतलब ये करके। तो अब जो आपकी जो क्लोज जो आपकी जो इकॉनमी थी वो आपने क्या किया, ओपन कर दी पड़ोस में रहकर के। तो वैसे मैं इंडिया का भी था, जो इंडिया का था उसी इंडिया की क्लोज इकॉनमी थी यानी बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब IMF ने कहा ठीक है आप अपने जो अपनी इकॉनमी को ग्लोबलाइज कीजिए, यानी कि पूरे विश्व के साथ अपनी इकॉनमी को जोड़िए इंडिया से बाहर, यानी कि आप ये जो आपकी इकॉनमी है इसको बाहर अमेरिका से जोड़िए, फ्रांस से जोड़िए, जर्मनी से जोड़िए, ठीक है, UK से जोड़िए, मतलब इनसे कनेक्ट कीजिए। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो हम आजकल हम देख रहे हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब क्या है, ये सब है तो ग्लोबलाइजेशन होगी। भाई हमारी देश की कंपनी तो है नहीं, ये फॉरेन कंपनी जिसका हम बड़े स्तर पर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में। तो इस पर तो ये ग्लोबलाइज इकॉनमी की, प्लस अपनी इकॉनमी प्राइवेटाइज करो, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी इकॉनमी में जगह दीजिए और लिबरल कीजिए। जो भी आपने कानून बना रखे हैं, सख्त कानून बना रखे हैं, उनको या तो उनको लिबरल कीजिए या तो उनको हटाइए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा है। जब ये सब मतलब कि ठीक है आपने LPG लॉन्च किया, आपने LPG रिफॉर्म्स, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो पानी हम देते थे किसानों को, वाटर जो पानी हम किसान देते थे वो पानी हम दे रहे हैं फैक्ट्री देने लगे, तो कहीं ना कि पानी की क्राइसिस हुई किसानों को भी। दूसरी बात क्या, जो हम लोन देते थे किसानों को दे रहे थे वो हमने लोन किसको दिया, बिजनेसमैन को दिया। तो पहले तो पानी की प्रॉब्लम हुई किसानों को, दूसरी बात जो लोन मिलता था किसानों को वो आप बिजनेसमैन को देने लगे, तो कहीं ना कहीं ये भी इशू रहा। तीसरा बात बड़ी बात है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। जो हम इलेक्ट्रिसिटी किसानों को देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो, वो अच्छा प्रोडक्शन करे, वही हम बिजली अब किसको देने लगे, इंडस्ट्री देने लगे, यानी कि जो मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र उनको देने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि किसानों की 1991 के बाद में किसानों की धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। और आज इस स्तर तक किसानों की स्थिति खराब है कि बेचारे मैं देखता हूँ कि 1-2 दिन खाना नहीं खाते किसान। जब भी उनकी वाइफ कहती है कि हमारे लिए एक साड़ी ला दो, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है स्कूल में। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते टाइम में, और किसान के बच्चे 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन कर रहे हैं। और बात करते हैं कि हमारी देश की 5 ट्रिलियन इकॉनमी हुई, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपकी इनकम डिस्पैरिटी उसकी ओर बढ़ रहे हैं, आप गरीब अमीर को अमीर कर रहे हैं। तो आप इस जो इनकम डिस्पैरिटी को कम कीजिए। तो एक ये भी रीज़न कहीं ना कहीं रहा है देश के किसानों को गरीब करने की, देश किसानों की इनकम को कम करने की।
इनकम करने की। तो ये सब ऐसे ये बहुत ही मतलब जेन्युइन रीज़न है जो कहीं न कहीं किसानों की समस्या को सुलझ नहीं रहे हैं, बल्कि और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। अब हुआ क्या, जब इन सब कारणों के बीच में किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, किसानों ने मतलब किसानों ने खेती को छोड़ दिया करना। और अब क्या, वो माइग्रेंट जा रहे हैं, वो कभी दिल्ली आ रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, कोई बैंगलोर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इनकम यानी कि आय बढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए। और वहाँ जब किसान नौकरी करने गया, वो नौकरी कहाँ कर रहा है? भट्टो नौकरी कर रहा है। वो नौकरी कहाँ कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है जहाँ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, वहाँ नौकरी कर रहा है। कोई रिक्शा चलाने जा रहा है, कोई मोची का काम करने जा रहा है, कोई न्यायिक काम करने जा रहा है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसको एक सरकार एक अच्छी नौकरी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, नहीं करा पा रही है। बेचारे जो किसान जो शहरों में आते हैं, वो जो गंदे नाले होते हैं उनमें अपनी झोपड़ी बनाते हैं, वहीं रहते हैं। ना तो उनके पीने का शुद्ध पानी, ना उनके पास शुद्ध हवा, ना उनके पास क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन। लेकिन बात करते हैं हमारे देश के नेतागण, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने किसानों के लिए ये प्रोवाइड किया, ये दिया, ये प्रोवाइड कराया। पार्लियामेंट में कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों लेकर, अन्नदाता के नाम, अन्नदाता बोलते हैं। तो किसानों को ये समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने 2000 यानी कि एक साल में 6000 रुपये देने किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। क्या इससे किसानों को भला हो जाएगा? आप जो 5-5 किलो यानी कि किसानों को 5-5 किलो यूनिट के हिसाब से अगर आप फ्री राशन बांटे, क्या इससे किसानों को भला होने वाला है? आप उनको नौकरी दीजिए, आज से फ्री बांटना बंद कीजिए, आप उनको नौकरी दीजिए। किसान खुद ही इतना सक्षम है, खुद ही सब कुछ अपना घर, अपना फैमिली या अपना जो उसका एटमॉस्फेयर वो खुद ही सही से काम कर देगा। आप उनको नौकरी प्रोवाइड कराइए, आप उनको रोजगार दीजिए। ये तो वही था जैसे एरिस्टोक्रेसी में जो राजतंत्र था उसमें क्या होता था, तो राजा होता था, जब उसके बच्चा पैदा होता था तो राजा बुलाता था पूरे गाँव को, आइए, और जितना मुट्ठी में आया उस झोली में डालता जाता था प्रत्येक मतलब गाँव के लोग। क्या यही कर रहे हैं आप? क्या ये देश की या क्या देश में राजतंत्र है? लेकिन किसानों को थोड़ी समझने की जरूरत है। किसानों को भी थोड़ा समझना ये चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दरअसल में क्या है कि हमारे देश में 80% या कह सकते हैं कि 90-50% लोग धर्म को मानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसानों को पीछे क्यों ले जा रहा है। तो आप थोड़ा रैशनल सोचिए कि धर्म कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप भारतीय संविधान पढ़िए, जैसे आप लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऐसी एक भारतीय संविधान की किताब लाइए और उसको पढ़िए। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार जो संविधान है वो किसके लिए है, जो संविधान में बातें लिखी है वो किसके लिए लिखी गई है, जो हमको अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार किनके लिए दिए गए हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है भारतीय संविधान, आपके घर से जुड़ा हुआ संविधान, आपके परिवार से जुड़ा हुआ संविधान। तो जैसे आप रामायण गीता पढ़ते हैं, ऐसे महीने का था आप गीता रामायण मत पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आप भारतीय संविधान भी पढ़िए, ताकि उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। आप सरकार से क्या मांगना है, क्या सरकार आपके लिए करती है, क्या कर सकती है, क्या आपको करवाना है सरकार से, ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। लेकिन जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ोगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, तब तक आप साथ ऐसे ही छलावा होता रहेगा। किसान कहता है कि 5 साल हमें क्या, हमने 1 किलो गोश्त खा लिया, 1 पौवा दारू पी ली, बस 5 साल कुछ करेंगे नहीं। सांसद विधायक कुछ नहीं करते तो क्या आप 1 किलो गोश्त और 1 पौवा में दारू में अपना वोट बेच दोगे? ये भी कई रीज़न है। आपका क्यों नहीं होता, आपको डेवलपमेंट क्यों नहीं करता विधायक सांसद? क्योंकि आप 1 किलो गोश्त में और 1 किलो पौवा बिक जाते हैं। क्या आपके लिए कितने गिर गए हैं? क्या इतने समझदार नहीं हो आप? क्या अपने आप को अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ है? अरे थोड़ा समझदार बनिए। 1 किलो गोश्त खाने से, 1 पौवा दारू पीने से आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। आपके बच्चों को कब खाने, आपके बच्चों क्या फ्यूचर बनेगा? उनसे ये कह के जाएंगे आपके बेटा जो हमने किया वही आप करके जाइए।
जो भी आपसे बनता है उतना आप करिए। और देश के किसान जो अन्नदाता हैं, पूरे देश का पेट भर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है और इस सेवा को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उनका अथक प्रयास, उनका अथक संघर्ष, उनका अथक जुनून हमारे देश के लोगों के पेट भरता है। और आर्थिक अर्थव्यवस्था किसानों के द्वारा उगाई गई फसलों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आधार स्तंभ बनी हुई है। और मैं चाहूँगा कि देश के किसान ऐसे ही अपना उत्पादन करते रहें कृषि में, और जो भी उनकी कारण है, जो भी समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने समय समय पर रखना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए, ताकि कम से कम सरकार को पता होना चाहिए कि हमारी मांगें क्या है। जैसे अभी किसानों ने आंदोलन किया था, अच्छा लगा, होना चाहिए। अगर अपने अधिकारों को लेकर के अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर किस सामने करेंगे? सरकार के सामने, आपने सरकार को चुना है। चलिए, इन्हीं से बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो अगर किसान भाइयों अगर पसंद आए, अगर किसान भाई लगता है कि अगर आपको इससे और कुछ ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट भर कीजिए, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। हम और आप मिलकर, दोनों लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि एक शिक्षित राष्ट्र बने, एक स्वस्थ राष्ट्र बने, जिसमें हमारी और आपकी भागीदारी। जय हिंद, जय भारत।